शुक्रिया। मैं डॉक्टर एहसान सैयद साहब से गुजारिश करता हूं, उनके बारे में बता दूं मैं कि संजीवनी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है ना, और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर एहतिशामुद्दीन सैयद साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे अपने जो भी बच्चे संजीवनी में पढ़ते हैं उनको स्पेशली गाइडेंस करते हैं, उनकी रहबरी करते हैं। हमारी दावत को कबूल किया उन्होंने और वो आए। मैं उनका इस्तकबाल करते हुए उनसे गुजारिश करता हूं डॉक्टर एहतिशामुद्दीन सैयद से कि वो यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करें। पहले तो मैं पठान सर और सभी जिम्मेदार जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, अलग अलग जगह होना चाहिए, तो बच्चों को, उनके माँ बाप को, गार्डियंस को, सबको पता चले कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है और 10वीं 12वीं के बाद बच्चों के लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसमें वो अपना करियर कर सकते, सक्सेस हो सकते। अभी अभी मैं एहसान सर का स्पीच सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पीच दिया उन्होंने। जैसा पठान सर ने बताया कि मैं यहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको इंजीनियरिंग एजुकेशन की प्रोसेस बताने आया हूं। पहले तो मुझे ये जानना है कि यहाँ पे कितने बच्चे 12वीं वाले जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते। अगर आप अपना हाथ ऊपर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा मुझे किससे बात करनी है और कितनी बात करनी है। या बच्चे है नहीं, मतलब माँ बाप आए, ऐसे भी हो सकता है उनके बच्चे है आज आए नहीं लेकिन माँ बाप यहाँ पे आए, ऐसे कोई है? अच्छा, ठीक। तो इंजीनियरिंग क्यों करनी है, सबसे पहला सवाल हर एक के दिमाग में आता है कि 12वीं के बाद कितने ऑप्शन है आपको हायर एजुकेशन के, जिसमें से एक इंजीनियरिंग एक ऑप्शन है। आपको पता है हर साल 20 लाख बच्चे नीट देते हैं जिनको डॉक्टर बनना है। इस साल नीट की एग्जाम कैंसिल हो गई, पोस्टपोन्ड और एक बार होगी। 20 लाख से ज्यादा बच्चे मेडिकल की एग्जाम देते हैं जिसको डॉक्टर बनना है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डॉक्टर के पास जाना है। जाना कोई नहीं चाहता, बनना सब चाहते हैं। मेडिकल में, मेडिकल के बाद की सबसे अच्छी एजुकेशन जो हमारे मुल्क में, हमारे देश में है, वो है इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग हर एक के आम जिंदगी में, इंजीनियरिंग मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ। हर इंसान जो एक अच्छी जिंदगी चाहता है, अच्छे फैसिलिटी चाहता है जिंदगी में, वो हर फैसिलिटी उसको इंजीनियर देते हैं। एक अच्छा घर चाहता है, वो इंजीनियर बनाता है। घर के बाहर 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, वो इंजीनियर देता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर रोड पे चलानी है, वो रोड भी इंजीनियर बनाता है। फ्लाईओवर हो, ब्रिजेस हो, वो भी इंजीनियर बनाता है। घर के अंदर फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, इंजीनियर ही देता है। मोबाइल चाहिए, इंजीनियर देता है। टैब चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल, हर चीज इंजीनियर देता है। जमीन पे चलना है या आसमान में उड़ना है, वो भी इंजीनियर देता है। आसमान से ऊपर चांद पे जाना है, वो भी इंजीनियर ही देता है। हर वो चीज जो इंसान को सुकून के लिए चाहिए इस दुनिया में, वो इंजीनियर प्रोवाइड करता है। मतलब हमको पता भी नहीं होता ये चीज इंजीनियर बनाता है।
जिस माइक से मैं बोल रहा हूं वो इंजीनियर का है, जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी इंजीनियर का है, जो एलसीडी स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी इंजीनियर ने बनाया है। हर वो चीज जो इंसान को सुकून के लिए चाहिए वो इंजीनियर देता है। इसीलिए इस दुनिया में इंजीनियरिंग एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, भले हम उसको नीट के बाद, मेडिकल के बाद मानते हैं, लेकिन वो सबसे पहले आता है, क्योंकि हर वो चीज जो इंसान को जरूरत के लिए चाहिए वो इंजीनियर बनाता है। इसलिए इंजीनियरिंग करना जरूरी है। और दूसरी एक और फायदेमंद बात है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन ऐसा है कि 4 साल के बाद आपका बच्चा तुरंत कमाने लगता है। उसका एजुकेशन एक 7, 8, 10 साल चलने वाला नहीं है। 4 साल की तो इंजीनियरिंग है, जिसमें से अभी बहुत सारे कॉलेजेस है जो 3.5 साल में ही डिग्री दे देते, आखिरी के 6 महीने इंटर्नशिप देते हैं, जिसमें से बच्चा कमाने लगता है। तो 18 साल की उम्र में इंजीनियरिंग को एडमिशन लेता है, 22 साल की उम्र में बच्चा पहला पगार आपके हाथ में लाके दे सकता है। तो सबसे शॉर्टकट एजुकेशन जिसको बोलेंगे ग्रेजुएशन, वो इंजीनियरिंग है। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको इंजीनियरिंग के 2 चीजें बताऊंगा। एक तो कौन से इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है, डिसिप्लिन है, और उसमें क्या क्या काम होता है, कौन से जॉब्स है, नौकरियां हैं, और दूसरा एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं। इंजीनियरिंग को एडमिशन लेने से पहले आपके हाथ में क्या होना चाहिए, ये 2 ही चीजें मैं एक 15-20 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा। इंजीनियरिंग एजुकेशन की शुरुआत सबसे पहले, इस दुनिया में पहला इंजीनियरिंग एजुकेशन जो आया वो सिविल इंजीनियरिंग था। सबसे पहली ब्रांच इंजीनियरिंग की जो इस दुनिया में स्टार्ट हुई वो थी सिविल इंजीनियरिंग, जो आज भी है। सिविल इंजीनियर्स का काम होता है कंस्ट्रक्शन काम करना, घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना। हम सभी जानते हैं कि हम लोग बड़े बड़े सिटी में जब जाते हैं या इंडिया से बाहर जाते, दुबई ले लो, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, हर बड़े देश में, बड़े शहर में जाने के बाद सबसे पहले हमारी नजर जाती है उसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर। एक अच्छा देश, बहुत डेवलप देश, बड़ा देश तभी माना जाता है जब वहां के रोड्स अच्छे हो, बिल्डिंग्स बड़े बड़े हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ये सब चीजें देने वाला इंजीनियर होता है सिविल इंजीनियर, जिसकी वैल्यू मार्केट में आज भी उतनी है जितनी 150 साल पहले थी जब इंजीनियरिंग आया था। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसके घर पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या जो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो सबसे अच्छी ब्रांच आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के 29 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, वो है सिविल इंजीनियर। फिर उसमें पीडब्ल्यूडी ले लो, इरिगेशन ले लो, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ले लो, रेलवे है, आरटीओ है, माड़ा है, सिडको है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, बीएमसी है, पीएमसी है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरी एक ब्रांच है जो सिविल इंजीनियरिंग की है। जैसे पटाल सर ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन किया, उन्होंने बताया कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एचओडी हूं। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत सारे लोगों ने पता नहीं, सुना भी नहीं होगा कि ये कौन सी इंजीनियरिंग है। सिविल शायद सबने सुना होगा, कंस्ट्रक्शन पता होगा आपको। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोई नई ब्रांच नहीं है, ये भी उतनी पुरानी है जितनी सिविल इंजीनियरिंग है। ये सिविल इंजीनियरिंग की ही ब्रांच है। सिर्फ आज से पहले बच्चे सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया करते थे।
पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमई या एमटेक, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हुआ करती थी। अगर किसी को यहां पे पता होगा कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमको स्टील डिजाइन लेना होता है। स्टील डिजाइन मतलब कंस्ट्रक्शन में बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, फाउंडेशंस, इसमें कितना स्टील डालना है, कौन से एमएम का डालना है, 6 एमएम का डालना है, 12 एमएम का डालना है, 16 एमएम का डालना है, कितने बार डालने हैं, कहां पे डालने हैं, ये जो डिसाइड करता है, डिजाइन करता है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर मतलब कंस्ट्रक्शन डिजाइन करना, और सिविल इंजीनियर मतलब वो डिजाइन के हिसाब से काम पूरा करवा लेना, ये काम सिविल इंजीनियर का होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये एक्चुअली एक ही ब्रांच है, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, वो सभी जॉब्स में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो सभी को पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब हमारे दिमाग में आती है तो एक ही बात आती है कि ये इंजीनियर गाड़ी बनाते हैं, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर बनाना इनका काम है। पर वो सिर्फ गाड़ी नहीं बनाते, या सिर्फ 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं बनाते, वो हर जो मशीन, जो किसी भी काम के लिए मशीन लगती, वो मशीन बनाना काम वो मैकेनिकल इंजीनियर का है। फिर इसमें जेसीबी आता, डंपर है, बुलडोजर है, या बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी मशीन से, व्हीकल से, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर्स, छोटे हो बड़े हो, ये सब बनाने का काम मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं। तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। आपको पता है हमारे हर एक के पास फिलहाल बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक के पास मोबाइल होगा और स्मार्टफोन होगा। बहुत कम लोग होंगे जिसके पास छोटा फोन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाना, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट्स, सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर्स लगते, नेटवर्किंग बनाना, 4G, 5G, 6G, वाईफाई, इसको वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं। ये सब चीजें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में, जो कि इंजीनियरिंग की फिलहाल की एक बेस्ट ब्रांच मानी जाती है, जिसमें बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी को पता होगा। अभी एहसान सर बता रहे थे, पाइथन लैंग्वेज, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब आते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आप मोबाइल में यूट्यूब देखे, फेसबुक देखे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया साइट देखते होंगे, आपको एक चीज दिखी होगी कि अगर कोई एक वीडियो आप 2-3 बार देखते तो उस जैसे ही वीडियोस आपके सामने आते हैं। अगर आप एक क्रिकेट का वीडियो देख लो, विराट कोहली का, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट देख लेंगे, उसके बाद हर रोज अगर वो ओपन करेंगे आपको विराट कोहली के वीडियो आएंगे। या अगर आप कोई पिक्चर के बारे में देखेंगे या कोई पॉलिटिकल आदमी के बारे में देखेंगे, तो एक 10 मिनट देखने के बाद वही वीडियो बार बार आपके सामने उस जैसी वीडियो आते। उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को बोलते हैं मशीन लर्निंग। ये कोई जादू नहीं है,
या हमको लगता है सोशल मीडिया पे सब यही वीडियो है क्या? ऐसा भी नहीं है। एक बार अगर हम कोई वीडियो देख ले तो वो मशीन जो है, लैपटॉप, मोबाइल आपका, वो ये पढ़ लेता है कि आपको ये वीडियो और ऐसे वीडियो पसंद है, तो आपको सिर्फ वैसे ही वीडियो आपके सामने आते हैं जो आप देखते हैं। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। या बहुत सारी चीजें जो हमको पता चलती है कि ये फेक वीडियो है, ये तो असली में है ही नहीं, इस जैसा कोई इंसान है, डुप्लीकेट इंसान है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई मतलब इंसान का बनाया हुआ दिमाग, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंसान के दिमाग जैसा काम तो करता है लेकिन वो बनाया इंसान नहीं है, वो कोई जादू नहीं है। तो एआई, एमएल, ये सभी जो स्पेशलाइजेशन है ये आते हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि कोविड के बाद हर एक बच्चे का सपना बन गया कि मुझे अगर इंजीनियरिंग करनी है तो कंप्यूटर में ही करनी है, आईटी में ही करनी है, एआई में करनी है, एमएल में करनी है, डेटा साइंस में करनी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग में हर ब्रांच ज्यादा से ज्यादा 5 साल डिमांड में रहती है। ये एक चक्कर है, व्हील है, जो हर 5 साल के बाद चेंज होता है। आज या 5 साल पहले जब कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद हर चीज ऑनलाइन होने लगी, तब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, डेटा साइंस, इसका बहुत डिमांड आया। बहुत नौकरियां बच्चों को मिली, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज भी मिला। लेकिन अभी धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी है। कोविड के बाद अगर वो 100% थी तो आज वो 50-60% पे आ गई, क्योंकि हर साल लाखों से कंप्यूटर इंजीनियर बाहर निकल रहे, लाखों से। इतने नौकरियां नहीं है मार्केट में। जैसे अगर आप एक पानी का मटका लेंगे और उसमें अगर पानी भरेंगे तो पानी उतना ही भरा जाएगा जितना मटका खाली है। एक बार मटका भर गया और उसके बाद कितना भी पानी डालो, पानी बाहर ही जाएगा। वैसे ही फिलहाल कंडीशन कंप्यूटर साइंस और ये इंजीनियरिंग की है कि इतने कंप्यूटर इंजीनियर मार्केट में आ गए कि नौकरियां है 1000 और इंजीनियर 1 लाख। नौकरियां है लेकिन अच्छे इंजीनियर के लिए, सभी के लिए ऐसा नहीं है। अगर इंजीनियरिंग कर ली मतलब आपके पीछे नौकरी का स्टैंप लग गया, ऐसा नहीं। तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके स्पेशलाइजेशन से जो एआई, एमएल, डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, ये आजकल हर यूनिवर्सिटी निकाल रही है, मार्केट कैप्चर कर रही है। हजारों लाखों बच्चे एडमिशन ले रहे, लेकिन 4 साल के बाद ये बच्चों को नौकरी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 4 साल के बाद इतने लाखों इंजीनियर बाहर निकलेंगे, फिर सबके लिए नौकरी है पता नहीं। आपने सुना होगा पिछले साल बहुत बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज ने हजारों बच्चे नौकरी से निकाल दिए। विप्रो ने निकाला, इन्फोसिस ने निकाला, क्योंकि कोविड के वक्त ले तो बहुत लिए थे 25-25 हजार में। आज उतना काम नहीं है, उनके सबकी नौकरियां चली गई। तो जहां पे बाकी बच्चे जा रहे वहां पे आपको नहीं जाना है। सभी को आईटी कंप्यूटर चाहिए, आपको वो नहीं लेना, आपको वो लेना है जो बच्चे को 4 साल के बाद एक अच्छा जॉब देगा, जो बच्चे को पसंद है, इंटरेस्ट है। क्योंकि पढ़ने वाला वो 4 साल ही है, लेकिन नौकरी उसको 40 साल करनी है। और सिर्फ 4 साल माँ बाप को पसंद है मतलब ये इंजीनियरिंग कर, उसको तो पसंद नहीं है लेकिन वो कर लेगा क्योंकि आपने बोला है। लेकिन उसको 40 साल नौकरी करनी है, वो कैसे करेगा? इसका मतलब जो बच्चे को पसंद है अगर उसी में वो पढ़ रहा है और उसी में नौकरी कर रहा है तो वो आराम से 40 साल की नौकरी गुजार लेगा। और एक इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब
इलेक्ट्रिक पावर हाउस, इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने सुना होगा मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आई है। फिर बैटरीज होते हैं, सोलार होते हैं, ये सब एनर्जी के काम करने वाले जितनी भी कंपनियां होती है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगते हैं। ये ब्रांच की भी बहुत डिमांड है आज मार्केट में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसेंटली 5 साल में आई हुई ब्रांच है, लेकिन इसकी भी डिमांड मार्केट में बहुत है। मैकेट्रॉनिक्स, ये नाम से आपको पता चलता होगा, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने 4 व्हीलर चलाई होंगी, तो अगर हमको कांच नीचे लेना है तो हम हैंडल घुमाते थे। आज बटन दबाते, कांच नीचे आ जाती है। वो बटन मतलब सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वो मैकेट्रॉनिक्स है। जो सेंसर से मशीन ऑपरेट होता है, रोबोट्स आपने देखे होंगे, ड्रोन आपने देखे होंगे अभी आसमान में उड़ते वक्त, ये सब बनाने का काम मैकेट्रॉनिक्स का है। तो मैकेट्रॉनिक्स भी एक अच्छी इंजीनियरिंग ब्रांच है जो 5 साल से मार्केट में है और अच्छे जॉब्स है। एक्चुअली इंजीनियरिंग की हर ब्रांच अच्छी है, सिर्फ उसी बच्चे के लिए जो सिंसियरली पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, 4 साल अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छा नॉलेज लेता है। हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच में अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, लेकिन बच्चे को उतना आना चाहिए। इंजीनियर मतलब जॉब मिलेगी ऐसा नहीं। तो ये कुछ इंजीनियरिंग के ब्रांच है फिलहाल जो हर एक कॉलेज में है। सिर्फ कुछ ब्रांचेस ऐसे जो हर जगह नहीं है, जैसे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको हर जगह नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इनफैक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कॉलेज में है, वो है संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोपरगांव। ये पहला कॉलेज है जिसने इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक स्टार्ट किया है। बाकी आपको एमटेक हर जगह मिल जाएगा, आईआईटी में मिलेगा, एनआईटी में मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा, ऑटोनॉमस कॉलेज में मिलेगा, नॉन ऑटोनॉमस में मिलेगा। एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बीटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फिलहाल एक ही कॉलेज में है। तो अगर इंजीनियरिंग को आपको एडमिशन लेना है या आपके बच्चे को लेना है, बच्ची को लेना है, तो ये आपको डिसाइड नहीं करना है कि उसको कौन सी ब्रांच में लेना है। ये वो बच्चा डिसाइड करेगा या वो बच्ची डिसाइड करेगी कि उसको कहां जाना है। क्योंकि याद रखो, पढ़ना सिर्फ 4 साल है, काम 40 साल करना है। उसके बाद है जॉब्स। इंजीनियरिंग के कौन से सेक्टर में जॉब्स है, तो 4 ही सेक्टर है जिसमें जॉब्स होते हैं। पहला है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है हायर एजुकेशन, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में 90% जॉब सिर्फ सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर है तो उसको जॉब है आरटीओ में। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसको जॉब है महाजेनको में, महावितरण में, एमईसीबी में। तो बाकी ब्रांच जो है उसको एक एक दो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन 90% गवर्नमेंट जॉब्स ये सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स, हर एक इंजीनियरिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, हर एक इंजीनियरिंग को प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। उतनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन नौकरी सिर्फ अच्छे इंजीनियर्स के लिए है, जिसको इंजीनियरिंग का नॉलेज है, इंजीनियरिंग आती है, सिर्फ डिग्री नहीं है। अभी सर बता रहे थे कि बहुत सारे कॉलेज, कंपनियां ऐसे जो डिग्री नहीं देखती, वैसी ही जॉब देती है अगर उसको आता है तो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है।
और अगर नॉलेज है तो आपके लिए नौकरी है, किसी भी फील्ड में है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं। आप फार्मेसी ले लो, बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीबीए ले लो, एमबीए ले लो, किसी भी एजुकेशन फील्ड में जाओ, नौकरी हर बच्चे के लिए है, लेकिन कंडीशनल वो बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। हायर एजुकेशन मतलब बीटेक के बाद एमटेक, एमटेक के बाद पीएचडी, बीए के बाद एमए, बीकॉम के बाद एमकॉम, बीएससी के बाद एमएससी, आगे पढ़ते रहो जितना पढ़ना है पीएचडी तक। जितना ज्यादा से ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन लोगे उतना अच्छे जॉब के परसेंटेज बढ़ेंगे। तो हायर एजुकेशन जितना हाईली क्वालिफाइड आप बनोगे, सिर्फ सैलरी नहीं मिलेगी, आपको पोस्ट मिलेंगी, पावर मिलेंगी, अच्छा रुतबा मिलेगा। हायर क्वालिफिकेशन का इंपॉर्टेंस वो होता है, सिर्फ ग्रेजुएशन पे रुकना नहीं है। अगर आपके घर में आपके सैलरी की जरूरत नहीं है, आपके कमाने की जरूरत नहीं है, आपके बिना घर चल सकता है, तो वो हर एक बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा घर है जिसमें बच्चे को इंजीनियरिंग के बाद तुरंत कमाना जरूरी है, घर बहुत मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है, उतना पैसा नहीं है, बहन की शादी करना है या बेटी की शादी करना है, पैसा नहीं है, बच्चे का कमाना जरूरी है, तभी वो बच्चे को बीटेक के बाद या इंजीनियर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए जाना है। अगर उसके सैलरी की जरूरत आपको नहीं है तो जितना वो बच्चा पढ़ सकता है आपको पढ़ाना है। तो हायर एजुकेशन सिर्फ सैलरी के लिए जरूरी नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें मिलती है लाइफ में। और चौथा सेक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम बिजनेस बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। बिजनेस करना है, जिसको जो आज के दौर में नौकरी से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन बिजनेस करने के लिए पहले कम से कम 3 साल 4 साल आपको नौकरी करनी ही पड़ती है। बिना नौकरी किए अगर बिजनेस शुरू किया तो वो नीचे ही जाने वाला है, ऊपर जाने वाला नहीं, किसी का भी नहीं। अगर आप खुद भी कर रहे हैं, माँ बाप, अगर आपकी कोई दुकान है या कोई बिजनेस है, आपका बच्चा इंजीनियर हो गया और आप बोलेंगे कल से बैठ गल्ले पे, और अगर आप 6 महीने बाहर चले जाओ, 6 महीने के बाद आपका बिजनेस देखो वो पूरा डूबा हुआ रहेगा। विदाउट एक्सपीरियंस कभी बिजनेस नहीं चलता। भले आप करोड़पति हो, लखपति हो, आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अगर बच्चा ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो उसको जॉब के लिए भेजो, 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी करने लगाओ, उसको पता चलेगा पैसे की क्या कीमत है, पैसा कमाया कैसे जाता है, खर्च कैसे किया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मैंने देखे, अगर उनके पास अच्छा बिजनेस है तो वो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को वो बिजनेस में लगा देते। वैसा मत करो। बच्चों को अगर कमाने का ये पता नहीं है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, तब तक उसको अहमियत पता नहीं चलेगी पैसों की। तो बिजनेस अच्छा है, नौकरी से 10 गुना अच्छा है, लेकिन 5 साल नौकरी करने के बाद। डॉक्टर भी आपको पता होगा, डॉक्टर एमबीबीएस होने के बाद गवर्नमेंट का रूल है कि 1 साल उसको प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट उसके हाथ में पेशेंट नहीं देते। 1 साल उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती, सीखना पड़ता, तब जाके वो पेशेंट देखता। तो एक्सपीरियंस उसके लिए जरूरी होता है। तो ये जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज है, माँ बाप हो, बच्चे हो, आपको देखना है, समझना है, और फिर डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है लाइफ में। उससे पहले आपको इंजीनियरिंग करना है, अगर इंजीनियरिंग करना है तो किस में करना है, कौन सी ब्रांच में करना है, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। या दोस्त जा रहा है मतलब मैं भी चला जाऊं, सहेली जा रही है मतलब मैं भी चला जाऊं, ऐसे नहीं।
जो आपको पसंद है उसमें करो, क्योंकि पढ़ना 4 साल है, काम 40 साल करना है। और लास्ट में एडमिशन प्रोसेस, आप सभी को पता होगा कि इंजीनियरिंग के लिए 2 एग्जामिनेशन में से एक एग्जाम कंपलसरी है, जिसको हम सीईटी या जेईई बोलते हैं। सीईटी सिर्फ महाराष्ट्र के वास्ते जो बच्चे महाराष्ट्र के सिटीजन है उनके लिए सीईटी है, जेईई सभी के लिए है। जेईई के भी 2 एग्जाम्स होते हैं। पहली जेईई जो होती है उसको जेईई मेन बोलते हैं, और दूसरी जेईई एडवांस होती है। जेईई मेन से क्वालिफाई होके आपको एडवांस में अगर आपका क्वालिफिकेशन हो गया तब जाके आपका आईआईटी में नंबर लग सकता है। मतलब अगर आईआईटी में आपको एडमिशन लेना है या एनआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना जरूरी है, मेन से एडवांस में जाना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आपको बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो पहली कंपल्शन एलिजिबिलिटी है कंपलसरी कि आपने जेईई या सीईटी देनी चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए इंजीनियरिंग एडमिशन क्लोज है, आज ही क्लोज है। सीईटी की एग्जाम हो गई, अभी जेईई की भी हो गई, दूसरी एग्जाम सीईटी की वो भी चल रही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं, 95% मुस्लिम्स ओपन कैटेगरी में आते हैं, जिसके लिए कम से कम डॉक्यूमेंट की जरूरत गिरती है। कुछ मुस्लिम्स में ओबीसी भी आते हैं या रिजर्व कैटेगरी भी आते हैं। ओपन कैटेगरी में डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका पहले 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आपका महाराष्ट्र डोमेसाइल, फिर आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनैलिटी, जिसके लिए ऑप्शंस है 3-4 तरीके के डॉक्यूमेंट है, तीनों में से एक भी रहा तो भी आपकी नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चल जाता है। जिसमें पासपोर्ट आता है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एलसी है, लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है, लेकिन अगर उस पर लिखा है नेशनैलिटी इंडियन तो ही कंसीडर होता है, नहीं तो नहीं होता। तो जब भी लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल से कॉलेज से लेंगे तो उस पर चेक करो नेशनैलिटी लिखी है या नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो उनको रिक्वेस्ट करो लिखवा दे। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है, ओबीसी है, तो उसके लिए नॉन क्रीमिलियर कंपलसरी है, कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो अभी फिलहाल एक अंडरटेकिंग पे आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना होता है। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम से आपको पता होगा, हायर एजुकेशन में जब फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाते हैं तो 2 कैटेगरी के एडमिशंस होते हैं। एक में ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस, और एक में टीएफडब्ल्यूएस। टीएफडब्ल्यूएस मतलब ट्यूशन फी वीवर स्कीम, जिसमें आपको एक भी पैसा ट्यूशन फी नहीं लगती, फ्री में आपका एडमिशन होता, सिर्फ कॉलेज की डेवलपमेंट फी भरनी है। और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका एडिशनल 10% कोटा होता है एडमिशन में। तो ये कैटेगरी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, और ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। और लास्ट, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो स्कॉलरशिप के लिए कंडीशन है कि आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए।
अगर लड़कियों को फ्री एजुकेशन जो बोल रहे हैं उसके लिए भी ये कंडीशन है। अगर आपके परिवार में इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आपका एजुकेशन फ्री नहीं होने वाला। जिसका इनकम 8 लाख से कम है उसको ही स्कॉलरशिप मिलती है। सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी को वो 2.5 लाख का लिमिट है, बाकी सभी के लिए 8 लाख का लिमिट है। तो स्कॉलरशिप जितने भी है उसके लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है। और कुछ चीजें हैं, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर और डिटेल्स मैं पठान सर के पास देके जाऊंगा। संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आप सभी को पता है कोपरगांव में, अगर कुछ चाहिए तो आप वहां पे आ सकते हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए तो। अभी वक्त का तकाजा है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। शुक्रिया सभी का। मैं पठान सर का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे आपके सामने कि मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग का 21 साल का आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं कि इंजीनियरिंग में फिलहाल क्या डिमांड है। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया। माशाल्लाह डॉक्टर एहतेशामुद्दीन सैयद साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है यहाँ पर हमारी रहबरी की। इंजीनियरिंग एडमिशन के बारे में सारे प्रोसेस बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने समझाए। मैं उनका यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ।